हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में जो कि खनिज से संबंधित है। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऊर्जा संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और दूसरा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। मतलब एक परंपरागत जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, होते तो दोनों प्रकृति से ही है, लेकिन परंपरागत मतलब पुराने होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में बताया था। ये ऐसे संसाधन है, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे संसाधन होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत और एक होता है अपरंपरागत। ठीक है, अब इनमें केवल एक इतना सा अंतर है कि परंपरागत जो ऊर्जा होती है वो एक तरीके से प्राचीन कह दीजिए, या कह दीजिए सीमित, या कह दीजिए अनवीनीकरण, मतलब कभी नहीं बनाई जाने वाली, जो हमेशा सीमित है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी और दोबारा आप नहीं बना सकते, और पुरानी है। यहां पर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत इसका ठीक विपरीत होता है, मतलब नवीनीकरण है, मतलब बार बार आप इसे बना सकते हो, असीमित है। ठीक है, इसके भंडार जो है वो बहुत ही विशाल है। यहां पे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर मैंने आपको तीन बिंदु बताए थे। एक आपका कोयला, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और एक है प्राकृतिक गैसें। ठीक है, ये बिंदु आपके कंप्लीट है और ये बिंदु आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब सीमित संसाधन है, प्राचीन स्थिति में बने थे, पुरानी शैलों में ये विद्यमान है। और अनवीनीकरण है, मतलब इसको आप बना नहीं सकते। लग गया अनवीनीकरण, मतलब जिसका निर्माण दोबारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की। आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से ही संबंधित है। तो देख लेंगे कि अपरंपरागत स्रोत या ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, और आज जो मुख्य बिंदु है वो है कौन सा, वो देखेंगे। देखिए ऊर्जा स्रोत के अंदर, ऊर्जा संसाधन के अंदर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि असीमित है, नवीनीकरण है और बहुत ही सस्ती है, मतलब इसको प्राप्त करने के अंदर जो भी आपका जो पे होता है, पैसा खर्च होता है, वो बहुत ही कम होता है। अब अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल है, मतलब कौन कौन सी ऊर्जाएं शामिल है, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो ऊर्जा आती है वो आती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही मुख्य है और प्रथम नंबर पर ये पहले बिंदु पर है ये। दूसरे नंबर पे जो ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पे आती है पवन ऊर्जा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो ऊर्जा प्राप्त वो है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ठीक है, पांचवें नंबर की जो ऊर्जा है वो है भूतापीय ऊर्जा, और छठे नंबर की जो ऊर्जा है वो है जैव ऊर्जा। अब ये सारी ऊर्जाएं जो है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब ये सारी की सारी ऊर्जा असीमित है, मतलब इसके भंडार असीमित है, बहुत है, आप जितना यूज लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। इसके अलावा नवीनीकरण है। नवीनीकरण का मतलब यह है कि आप इसको बार बार बना सकते हो। ठीक है, और सस्ती है, आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज का जो मुख्य बिंदु है, पहला पॉइंट उठा लेंगे अपन इसमें, नाभिकीय ऊर्जा आपका मुख्य बिंदु भी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा की। ठीक है, देखिए भाई, पहला पॉइंट डाल लेंगे नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा की हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग आने वाला खनिज कौन सा है, मतलब अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है तो वो कौन सा खनिज है जिससे ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं, दो खनिज ऐसे हैं जिससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, चलिए पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त
करने के लिए प्रमुख खनिज उपयोग में आता है वह है, अब वो कौन सा है? पहला यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। और दूसरा जो है वो है थोरियम, ठीक है। ये दो ऐसे खनिज हैं जिससे नाभिक की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दोबारा सुन लीजिए, नाभिक की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रमुख खनिजों का उपयोग में, या प्रमुख खनिज जो उपयोग में लेते हैं वो है यूरेनियम, थोरियम। चलिए पहला पॉइंट डाल लेंगे यूरेनियम का। अब देखिए यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम के जो निक्षेप है वो धारवाड़ सेल जो होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पहली लाइन आपको यही लिखनी है, यूरेनियम के जमाव, मतलब कहां पर ये मिलेंगे आपको, जमाव कहां है इनका, या फिर कहें निक्षेप, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, निक्षेप कहां पर है? धारवाड़ सेलों में है, ठीक है। कौन सी सेलों में? धारवाड़। अब आपका एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि यूरेनियम के निक्षेप कौन सी सेलों में पाया जाता है, तो आप बता दीजिए धारवाड़ की सेलों में पाया जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यूरेनियम जो है भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। अब वो स्थान कौन कौन से हैं? जैसे कि राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू में, मध्य प्रदेश में जाइए दुर्ग जिला आपको मिलेगा, महाराष्ट्र में जाइए भंडारण जिला मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू जिला मिलेगा। तो यहां पर आपको यूरेनियम मिल जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देंगे, क्या लिखेंगे? भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। लिखेंगे क्या? भौगोलिक रूप से यूरेनियम, ठीक है, कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा या कहे यूरेनियम अयस्क, ठीक है। अयस्क, अयस्क मतलब जो कच्चा जो यूरेनियम होता है जो बाहर की ओर निकलता है जमीन से, उसे बोलता है अयस्क। कहां? सिंहभूम तांबा पट्टी। आगे वसन में सिंहभूम तांबा पट्टी है के साथ में अनेक स्थानों पर मिलता है। अब वो अनेक स्थान कौन से हैं? उदाहरण, सबसे पहले नाम लेता हूं मैं राजस्थान का, और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन कौन से बताए मैंने आपको? उदयपुर है, अलवर है, ठीक है, उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिला। क्लियर? समझ में आई बात? इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला जो है दुर्ग जिला, दुर्ग जिले में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बिंदु जो आता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख है जिला जो है वो है भंडारण, ठीक है। भंडारण, भंडारा जिसे हम बोलते हैं, कई जगह भंडारण लिखा हुआ आता है, ये भंडारा जिला है, यहां महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। यहां पर आपको यूरेनियम मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कुल्लू जिला। नाम सुना होगा, घूमने वाला स्थान है कुल्लू जिले में, ठीक है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है? सॉरी, यही है बिंदु आपके, ठीक है ना। ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। आगे बात समझ में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने, दोबारा सुन लीजिए। देखिए उदाहरण में राजस्थान है, उसमें उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश में दुर्ग जिला, महाराष्ट्र में भंडारा और हिमाचल में कुल्लू जिला। ये आपके मुख्य बिंदु है जहां पर यूरेनियम निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं थोरियम के बारे में कि थोरियम कहां कहां निकलता है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट डाल दिया मैंने थोरियम का। देखिए थोरियम की बात करें तो यह कहां पाया जाता है भारत के अंदर, तो केरल का नाम तो आपने सुना होगा। यह केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच के
बीच में बालू में मोनोजाइट और इल्मेनाइट की जो चट्टानें हैं वहां पर ये थोरियम पाया जाता है। पुलीन क्या होते हैं? पुलीन होते हैं जो बालू रेत के जो टीले होते हैं, एक आकृति मान लीजिए, वहां पर मोनोजाइट और इल्मेनाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है, खनिज है, वहां पर आपको थोरियम आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मेंशन कीजिए। यह है केरल के तटीय क्षेत्र में, ठीक है, में पुलीन, यहां पर जो पुलीन है ये रेत की आकृति मान लीजिए, इन पुलीन के बीच बालू उपस्थित है, बालू मिट्टी है, ठीक है। इस बालू में क्या उपस्थित है? मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर मोनोजाइट और इल्मेनाइट जैसी खनिज मौजूद है और यहीं से आपका थोरियम प्राप्त किया जाता है। अगर मैं मोनोजाइट की बात करूं, इसके विश्व के अंदर जो समृद्ध मोनोजाइट का जमाव अगर देखा जाए तो केरल में ही है। केरल के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है पालाकाकड़ा और कोलाम जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये उपस्थित है, विशाखापट्टनम में, और उड़ीसा में महानदी का जो डेल्टा वाला पार्ट है वहां पर आपको मोनोजाइट के निक्षेप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। विश्व के समृद्ध मोनोजाइट केरल के कौन सा? पालाक्काड़ व कोलाम जिलों में। ठीक है, व इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ठीक है, और इसके अलावा आपका उड़ीसा में कौन सा भाग? उड़ीसा में महानदी, जो महानदी है उस महानदी के डेल्टा में, महानदी के डेल्टा में पाया जाता है। देखो इस लाइन को मैं कंप्लीट करता हूं दोबारा से। थोरियम जो है वो केरल के तटीय क्षेत्र में पुलीन के बीच बालू में मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है, जो कि खनिज होते हैं, एक तरीके से चट्टान मान लीजिए आप। विश्व के अगर समृद्ध मोनोजाइट की बात करें, इस मोनोजाइट की बात करें तो कहां पर मिलेगा? केरल में पालाकाकड़ा व कोलम जिले के अंदर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा के अंदर महानदी के डेल्टा के अंदर यह पाया जाता है। ठीक है, तो यह बात हुई थोरियम की। अब इसी से जुड़े हुई बात कर लेते हैं ऊर्जाओं की। देखिए आपकी नाभिकीय ऊर्जा की बात चल रही है, तो नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक भाग है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, कौन सा ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा जो है इस आयोग की स्थापना जो ही थी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का ही भाग है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा से ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहां पे परमाणु ऊर्जा की जब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? प्रथम बार 1948 के अंदर। समझ में आई बात? 1948 के अंदर सबसे पहले परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी। भारत की बात चल रही है। अब इसी से बात जोड़ते हुए बात करें 1954 की, तो 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना हुई। और आपको मैं बता दूं, इस ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना 1954 में हुई थी, इसी का नाम, मतलब ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा का नाम बाद में नाम बदल दिया गया 1967 के अंदर। ठीक है, बाद में 1967 में इसे नाम से पुकारा गया था, वो था भाभा परमाणु अनुसंधान, मतलब बाद में इसका नाम बदल दिया गया। दोबारा सुन लीजिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई, 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई, और फिर बाद में 1967 में इसे भाभा
परमाणु, ठीक है, भाभा परमाणु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से क्या कर दिया, नामांकित किया। मतलब बाद में इसका नाम बदल दिया गया, पहले ट्राम्बे था, फिर बाद में इसको बोला गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गई होगी, यहां तक समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है ये मोस्ट भी है, आपका एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, 1948 में की गई, 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई, फिर बाद में 1967 के अंदर 1967 में इसका नाम बदला गया, रख दिया क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम इसका बदल दिया गया, बाद में ये रखा गया था। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गई होगी, यहां तक आप उतार लीजिए। मैं बताऊंगा आपको भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी है और कहां पर मौजूद है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक डाल दिया मैंने, टॉपिक है भारत में नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं कहां पर है। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले तारापुर में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। आपको मैं बता दूं तारापुर जो है कहां पर उपस्थित है, महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। सेकंड नंबर पे जो परियोजना है वो कोटा के पास में है, कोटा के पास, नाम सुना होगा आप लोगों ने रावत भाटा का, रावत भाटा। और आपको बता दूं ये रावत भाटा कहां पर है, कोटा कहां पर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो परियोजना है वो कलपक्कम के नाम से है, कलपक्कम के अंदर मौजूद है। और ये कलपक्कम जो है वो है कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आती है वो है क्षेत्र नरोरा। ये जो नरोरा है ये कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यहां पर ये परियोजना मौजूद है नाभिकीय ऊर्जा। पांचवें नंबर पे जो है वो क्षेत्र है केंगा, जो कि कर्नाटका के अंदर। ठीक है, केंगा कहां पर, कर्नाटक के अंदर। और छठे नंबर पे जो आता है वो है काकरापाड़ा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, काकरापाड़ा ये है आपका गुजरात। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि भारत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से है, मौजूद है, कहां कहां पर है, किस प्रकार से निकाला जाता है। मुख्य रूप से इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन से दो खनिज उपयोग में आते हैं, तो आप बता दीजिए। दो उपयोग आने वाले यूरेनियम और थोरियम। और दूसरा क्वेश्चन जो न्यू टाइप का है वो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। कब रखा गया, 1967 के अंदर रखा गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां कहां मौजूद है, आपके सामने दिए हुए हैं। तारापुर जो है महाराष्ट्र में, कोटा के पास में रावत भाटा राजस्थान के अंदर, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, नारोरा है उत्तर प्रदेश में, केंगा कर्नाटक में, काकरापाड़ा जो है वो गुजरात में मौजूद है। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इसे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।